हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार आईएएस विद अरिहंत में। मैं केजीएफ सर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। ठीक। और आज हम फिर से जुड़े हैं आप सभी के साथ प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज में। किसमें? प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज में। जिस प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज के माध्यम से आप आईएएस और पीसीएस के एग्जाम को बनाते हैं पॉसिबल। तो अपने इस बार प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए जुड़िएगा अरिहंत के प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज के साथ। चाहे वो आपका आईएएस का एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का पीसीएस का एग्जाम हो, आप हर स्टेट के पीसीएस के एग्जाम को क्रैक करने के लिए, आईएएस के एग्जाम के प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए आज ही जुड़ सकते हैं अरिहंत पब्लिकेशन के प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज के साथ। और डियर स्टूडेंट, ये आपको मार्केट में हर बुक सेलर के पास जो है मिल जाएगी बुक। ठीक। हम यहाँ पर आपको क्लास के माध्यम से जिन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक, और जिन क्वेश्चनों को हम पढ़ा रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको प्रिंटेड फॉर्म में जो है आपको जो है इस बुक में जो है देखने को मिल रहे हैं। ठीक। चलिएगा, आई होप आप मेरी बात को जो है समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। चलिएगा। तो ये इस बुक के जो है कुछ फीचर हैं, ये कुछ फीचर हैं इस बुक के। जैसे कि इसमें आपको जो है चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो है डिवीजन जो है देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको टॉपिकल जो है माइंड मैप इस बुक में जो है देखने को मिलेगा। 100% एरर फ्री जो है आपको एक्सप्लेनेशन जो है देखने को मिलेगा। ऐसी तमाम चीजें। और हमने आपको जो है कल लास्ट क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो होमवर्क में दिया था, और आई थिंक आप लोगों ने जो है उसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन भी किया होगा। ठीक। चलिए आइएगा देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपको कल दिया गया था, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। और डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। चलिएगा आइएगा देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के बाद इसका एक्सप्लेनेशन। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इस शासन प्रणाली में प्रमुख कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। वह लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। और ये निश्चित अवधि भारत में आपको कितनी देखने को मिलेगी? तो भारत में ये निश्चित अवधि जो है आपको 5 वर्ष जो है वो देखने को मिलेगी। क्या? भारत में ये निश्चित अवधि जो है आपको 5 वर्ष देखने को मिलेगी। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से अलग होती है तथा 1787 ईस्वी में फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित संविधान के द्वारा अमेरिका में एक संघ राज्य की स्थापना की गई है। ठीक। अब यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? आपको जो है यहां पर अध्यक्षात्मक जो है ठीक शासन देखने को मिल रहा है। ठीक। इस अध्यक्षात्मक शासन में जो है आप क्या देख रहे हैं? राष्ट्रपति जो है पावरफुल है। ठीक। और यूएसए में जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो ज्यादा नहीं होता। ठीक। क्लियर है। वहीं अगर हम भारत में बात करें तो भारत में जो है आपको लोकतंत्र जो है देखने को मिलेगा। लोकतंत्र देखने को मिलेगा। इसके अलावा गणतंत्र जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक। और इस लोकतंत्र और गणतंत्र के तहत जो है भारत में भी आपको जो है ठीक संवैधानिक रूप से जो है राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च देखने को मिलेगा। मगर वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जो है सर्वोच्च होता है। और भारत में राष्ट्रपति जो है प्रत्येक 5 वर्ष के बाद चुना जाता है। यहां पर ये वंशानुगत नहीं होता है। क्या? वंशानुगत नहीं होता है ब्रिटेन की तरह। क्लियर। चलिएगा दीप सिंह जी, स्वागत है आपका। आइएगा लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। ठीक। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं किस में?
राष्ट्रपति में, कैबिनेट में, व्यवस्थापिका में या फिर उच्च सदन में? और डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। तो कार्यपालिका जो भी कार्य करेगी, ठीक, वो राष्ट्रपति के नाम से करती है। किसके नाम से करती है? राष्ट्रपति के नाम से जो है करती है। और राष्ट्रपति के नाम से क्यों करती है? क्योंकि ये समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। क्लियर? आइएगा देख लेते हैं इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। आइए, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां जो है राष्ट्रपति में निहित होती हैं तथा इसका प्रयोग वह विधायिका से पृथक और स्वतंत्र रूप से स्वयं या अपने द्वारा चयनित मंत्रियों के माध्यम से करता है। राष्ट्रपति पद्धति को अध्यक्षात्मक शासन पद्धति भी कहा जाता है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद्धति की शासन व्यवस्था प्रचलित है। क्लियर? आई होप आपको यहां तक जो है सारी चीजें जो है समझ में आ गई होंगी। ठीक, चलिएगा आइएगा लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता से संबंधित। क्लियर? चलिए, तो यहां पर हमें जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से रिलेटेड जो है उसकी बेस्ट क्वालिटी बतानी है। क्या है? कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तो अभी तक हमने 2-3 क्वेश्चन करे, उन सभी क्वेश्चनों में हमने क्या देखा? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, और उसमें राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा है। ठीक, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर है राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। तो अभी हमने देखा था। ठीक, इससे लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ा था तब। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। तो ये भी बात सही है। ठीक, उपरोक्त वर्णित सभी तथ्य जो है सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ऊपर दिए गए तीनों सेंटेंस जो है वो एक्यूरेट सही है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आइएगा लेकर के चलते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। एक्सप्लेनेशन में कहा गया है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताओं के संदर्भ में दिए गए वर्णित सभी कथन तथ्य सही हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। शासन की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन करने के लिए स्वतंत्र होता है। राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका अर्थात निचला सदन को जो है भंग करने का अधिकार नहीं होता है। इसके अतिरिक्त इसमें उत्तरदायी का जो है अभाव होता है। कहने का मतलब ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता किसी के प्रति। ठीक, क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? तो आपको बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है जो भारत में संघीय व्यवस्था को जो है रिप्रेजेंट करता है। ठीक, चलिएगा तो एक बार जो है सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित करना। ठीक, तो यही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो हमें नीचे के ऑप्शन पे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो भारत में जो है संघीय स्वरूप है, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता से। और ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने कहां से ली है? तो ये हमने यूएसए के संविधान से ली है। कहां से? यूएसए के संविधान से जो है एडॉप्ट की है। क्लियर? चलिएगा आइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों ने देख लिया। एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में न्यायिक पालिका की स्वतंत्रता अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है। ठीक, फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारतीय राजस्व में शक्तियों का विभाजन लिखित संविधान की सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका ऐसी अनिवार्य विशेषताएं जो यह दर्शाती हैं कि उसका स्वरूप संघीय है। भारतीय संविधान एक अर्ध संघीय संविधान है जिसमें संघात्मक एवं एकात्मक दोनों जो है हमें कैरेक्टर जो है वो देखने को मिलते हैं। क्लियर? आई होप आपको यहां तक जो है सारी चीजें जो है समझ में आ गई होंगी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर के चलना चाहेंगे डियर स्टूडेंट आप सभी को।
निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? क्या संघीय लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, ऑप्शन बी पूर्ण रूप से लिखित संविधान, ऑप्शन सी इकहरी नागरिकता, ऑप्शन डी स्वतंत्र न्यायपालिका। और डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इकहरी नागरिकता। क्या? इकहरी नागरिकता। देखिए, नागरिकता की बात करें तो ये आपको संविधान के भाग 2 में देखने को मिलेगी। और ये नागरिकता हमने किस देश से एडॉप्ट की है? तो ये हमने ब्रिटेन के संविधान से जो है ली है। और नागरिकता जो हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है वो सिंगल सिटीजनशिप ली है, अर्थात इकहरी नागरिकता ली है। ठीक। और ये इकहरी नागरिकता जो है संघीय लक्षण नहीं है संविधान का। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? चलिएगा, आइएगा, बाकी के तीनों जो है संघीय लक्षण हैं। आइए देख लेते हैं। तो आंसर तो आप लोगों ने देख लिया, इकहरी नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। जैसा कि आपको बताया गया, एकात्मक शासन प्रणाली में नागरिकों को इकहरी नागरिकता प्राप्त होती है। यह नागरिकता केंद्र की होती है। संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र तथा प्रांतों को पृथक पृथक या दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। भारत में इकहरी नागरिकता के सिद्धांत को ब्रिटिश संविधान से ग्रहित किया गया है, जो चीज आपको बताई गई। और ये आपको कॉन्सेप्ट के केंद्र की नागरिकता अलग, प्रांतों की नागरिकता अलग। डियर स्टूडेंट, ये आपको जो है यूएसए के संविधान में जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक। तो वहां पर जो है आपको डुअल सिटीजनशिप देखने को मिलती है, अर्थात दोहरी नागरिकता जो है वो देखने को मिलती है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। यहां पर आपको एक कथन दिया गया है, यहां पर आपको एक कारण दिया गया और आपको बताना है क्या ये दोनों सही हैं, और अगर दोनों सही हैं तो क्या ये एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं या फिर इनमें से दोनों गलत हैं। ठीक। क्लियर है? चलिएगा, तो सबसे पहले कह रहा है ये भारत की संघात्मक रचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना। तो बात तो सही है भाई किसी हद तक। क्यों सही है? क्योंकि हमें भारत में जो है विविधताएं देखने को मिलती हैं, भाषा के आधार पर, पहनावे के आधार पर, खान पान के आधार पर, रहने के आधार पर, रीति रिवाज के आधार पर, ठीक, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, हर प्रकार से जो है हमें ठीक देखने को मिलती है। क्लियर? तो कथन तो सही है, कारण को एक बार पढ़ लेते हैं। कारण क्या कह रहा है? विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। तो बात दोनों सही है, मगर मुझे नहीं लगता कि इसके कारण ऐसा हुआ है। ठीक। क्लियर है? तो दोनों सही है मगर एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। तो मैं जाना चाहूंगा ऑप्शन डी के साथ, जिसमें कहा गया है कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही विश्लेषण नहीं करता या फिर सही व्याख्या नहीं करता। क्लियर? चलिएगा, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आंसर वही है जो आपको बताया गया है। आइए एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। भारत की संघात्मक रचना का मुख्य उद्देश्य उसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है। विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। ज्ञातव्य है कि संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है और संघीय व्यवस्था केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संघों को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली जो है बनाया गया है, जिससे कि केंद्र का नियंत्रण जो है राज्यों पर बना रहे। क्लियर है? इकोनॉमिकली और जो है पॉलिटिकली। क्लियर? चलिएगा, आइएगा लेकर के चलते हैं। चलिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, कहने का मतलब आपको भारत में जो प्रजातंत्र देखने को मिलता है वो किस बेस पर आपको लगता है। ठीक। संविधान लिखित है तो भैया संविधान लिखित है तो ऐसा कुछ नहीं है प्रजातंत्र उसकी वजह से। यहाँ मौखिक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं तो ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक।
नेक्स्ट है जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आप और हम जो है केंद्र सरकार को चुनते हैं, राज्य सरकारों को चुनते हैं, इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को चुनते हैं, और प्रत्येक 5 वर्ष के बाद उन सरकारों को बदलने की भी जो है हम ताकत रखते हैं, क्योंकि हम भारत की जनता जब वोट देते हैं तभी सरकारें बनती हैं, ठीक, और तभी सरकारें जो है बदलती हैं। क्लियर? चलिएगा, लेकर के चलना चाहूंगा इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। आंसर तो आप देख ही चुके हैं, ठीक। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि वहां जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक जैसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों की सहायता से शासन चलाती है। इसके अंतर्गत जनता समय समय पर होने वाले चुनावों में अपने मत के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, और ये प्रतिनिधि आपस में मिलकर सरकार का गठन करते हैं। जनता सरकार को चुनती है और अपेक्षा अनुकूल सरकार द्वारा कार्य न किए जाने की स्थिति में सरकार को परिवर्तित कर सकती है या हटा सकती है। भारत में सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं। लोकसभा की बात यहाँ पर केंद्र सरकार के लिए की गई है, और वहीं विधानसभा की बात जो है राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के लिए जो है की गई है। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनता है, ठीक। तो किसके कारण जो है क्रियाशील बनता है? विवेक परमार जी, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार आईएएस विद अरिहंत पे, ठीक। चलिएगा, तो सबसे पहला ऑप्शन जो है आपसे क्या कह रहा है और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? तो लोकतंत्र का आपसे उत्कृष्ट गुण पूछ रहा है। सबसे बेस्ट गुण क्या है? साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? चलिएगा, आइएगा लेकर के चलते हैं, ठीक, इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। आंसर तो आपने देख ही लिया। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह सामान्य पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को उच्चता प्रदान करता है तथा उन्हें क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र जनता को राजनीतिक शक्ति प्रदान कर उनमें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न करती है। लोकतंत्र में सामान्य नागरिकों की समुदाय में पर्याप्त भागीदारी अपेक्षा होती है। एक अच्छे नागरिक की सक्रिय भागीदारी स्वास्थ्य समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर के चलना चाहूंगा आपको, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोच्च सुरक्षा को नियत करता है, अर्थात माने उसका एक्सप्लेनेशन करता है या उसे जो है एक्सपोज करता है या फिर बताता है सिंपल सी भाषा में, ठीक। तो एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, निर्वाचित सरकार, ठीक, शक्तियों का विकेंद्रीकरण या फिर शक्तियों का पृथक्करण। तो डियर स्टूडेंट, शक्तियों का पृथक्करण, ठीक। और भारत में जो लोकतंत्र है उसमें आप देखते हैं कि शक्तियों का जो है पृथक्करण किया गया है, अर्थात शक्तियों को बांटा गया है, और ये शक्तियां जो है आप संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और इसके अलावा अवशिष्ट विषय, ठीक, के रूप में जो है आप सेपरेशन जो है देखते हैं। और ये पैटर्न आपको जो यहां पर बताया गया है ये आपको संविधान की 7वीं अनुसूची में देखने को मिलेगा। इसके अलावा संविधान के कई भागों में भी जो है केंद्र और राज्य के बीच जो है शक्तियों का विभाजन किया गया है। आइए, शक्तियों का पृथक्करण किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। शक्तियों को केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय
स्वशासन में विभाजित किया जाना चाहिए, जो हमें भारत के संविधान में देखने को मिलता है। हमें केंद्र सरकार के पास भी शक्तियां देखने को मिलती हैं, हमें राज्य सरकार के पास भी जो है शक्तियां देखने को मिलती हैं। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर हमें पंचायतों और नगर पालिकाओं के पास भी जो है शक्तियां देखने को मिलती हैं। क्लियर? चलिएगा आगे लेकर के चलते हैं। शक्तियों का यह विकेंद्रीकरण कुशल प्रशासन की ओर ले जाता है। सरकार के अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण भी लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता होती है। ठीक, तो केवल राज्य, केंद्र, स्थानीय स्वशासन के बीच में ही शक्तियों का विभाजन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच में भी जो है शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। ठीक, केंद्र के पास जो शक्तियां हैं वो फिर जो है सब कैटेगरी में जो है जानी चाहिए। ठीक, इसके द्वारा सरकार के प्रत्येक अंग स्वतंत्र रूप से अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा में, ठीक, सीमा में जो है रहते हुए अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, और यह किसी भी प्रकार से की जाने वाली मनमानी अथवा शक्तियों के दुरुपयोग को नियंत्रित करता है। इस प्रकार शक्तियों का पृथक्करण स्वतंत्रता को सर्वोत्तम रूप से सुरक्षित करता है। क्लियर? चलिएगा लेकर के चलना चाहूंगा डियर स्टूडेंट आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत एक गणतंत्र है, ठीक, जिसमें अंतर्निहित है। तो आपको भारत के गणतंत्र में क्या अंतर्निहित देखने को मिलता है? ठीक, तो राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, और राज्य का मतलब क्या हो गया? यहां पर राज्य का मतलब है भारत, ठीक, और यहां पर अध्यक्ष का मतलब है राष्ट्रपति। क्या है? यहां पर अध्यक्ष का मतलब है राष्ट्रपति। क्लियर? चलिएगा आइएगा लेकर के चलते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर और आंसर की ओर। तो डियर स्टूडेंट आंसर तो आप लोगों ने देख ही लिया है। भारत एक गणतंत्र है, इसमें अंतर्निहित कि राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। भारत में गणतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया है। यहाँ राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है अप्रत्यक्ष रूप से। इसका चुनाव जनप्रतिनिधियों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में भारत को गणराज्य घोषित किया गया है, जो कि दर्शाता है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित प्रमुख है। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? ठीक, तो गणतांत्रिक जो अवधारणा आपको जो देखने को मिलती है उनमें से इन ऑप्शन में से आपको कौन सा सेगमेंट जो है देखने को जो है नहीं मिलता? ऑप्शन ए, एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च है, बात तो सही है, ठीक, नहीं की बात कर रहा है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित होती है, बात भी सही है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित होती है, तो भैया ये गलत है। एक व्यक्ति में नहीं होती भाई, राजा वाजा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो पुराने जमाने हुआ करते थे। क्लियर? चलिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाकी का एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, तो ये भी बात सही है। क्लियर? चलिए आइएगा देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आंसर तो वही है जो हमने आपको बताया, सर्वोच्च शक्ति एक राज्य के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, ये गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं है। जबकि राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च है, सर्वोच्च शक्तियां निर्वाचित प्रधान में निहित हो, एक ऐसी सरकार जो जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, ये सभी जो है गणतंत्रीय अवधारणा का जो है प्रारूप होता है, या फिर पहचान होती है, या फिर आइडेंटिटी होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ठीक, ऑप्शन ए क्या कह रहा है? तो ऑप्शन ए कह रहा है भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, तो बिल्कुल नहीं है भाई, अध्यक्षात्मक तो बिल्कुल नहीं है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ये भी बात भाई देखो सरासर गलत है, नाम मात्र का नहीं कहोगे। ठीक, क्या भारत एक कुलीन तंत्र है? कुलीन का मतलब एक वंश का शासन चला रहा है? नहीं भैया नहीं।
ठीक, कुछ कुल के लोग शासन कर रहे हैं ऐसा नहीं है। ठीक, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ये बात सही है। ठीक, और ये संसदात्मक का कॉन्सेप्ट जो हमने कहां से लिया था, तो ये हमने जो है ब्रिटेन के संविधान से जो है एडॉप्ट किया था। क्लियर। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन के आंसर और एक्सप्लेनेशन की ओर। आंसर तो आपने देख ही लिया। दिए गए कथनों में से कथन डी सही है, क्योंकि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। संसदीय शासन प्रणाली में शक्ति मूलतः जनता में निहित होती है, जो अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन करती है। संसदीय प्रजातंत्र में कार्यपालिका अपनी नियतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। बाकी का ए बी सी सही नहीं है। क्यों नहीं है ये आप जान चुके हैं। क्लियर। चलिएगा आइएगा स्टूडेंट्स, लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ हुई थी। ठीक, तो यहां पर आपसे पूछा गया कि सबसे पहले जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है आपको किस देश के संविधान में जो है देखने को मिलता है, या किस देश में देखने को मिलता है। ठीक, ब्रिटेन में, ठीक, बेल्जियम में, फ्रांस में, या स्विट्जरलैंड में। आंसर करिएगा। चलिए तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। क्या हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन या फिर यूके। आप में से किसी ने आंसर नहीं दिया, कैसी बात है। ठीक, तो भैया आंसर तो करने का प्रयास कीजिएगा। चलिएगा आते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की ओर। तो सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार ग्रेट ब्रिटेन या फिर यूके में आरंभ की गई थी। ठीक, ब्रिटेन में संसद का गठन औपचारिक रूप से 1707 ईस्वी में किया गया। इसे औपचारिक मान्यता 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा के साथ प्राप्त हुई थी। इस प्रकार ब्रिटेन विश्व में सबसे पुराने संसदात्मक सरकार का उदाहरण है। ठीक, क्लियर है। अब ये मैग्ना कार्टा क्या है, तो मैग्ना कार्टा कुछ नहीं है, ब्रिटेन के राजा ने, क्या, ब्रिटेन के राजा ने अपनी जनता को, क्या, अपनी जनता को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए थे। कब दिए थे ये फंडामेंटल राइट्स, 1215 ईस्वी में दिए थे। और इन फंडामेंटल राइट्स को जिस पत्र पर लिख करके दिया गया था, उस पत्र को नाम दिया गया था मैग्ना कार्टा। क्या नाम दिया गया था, मैग्ना कार्टा नाम दिया गया था। तो वहीं से जो है नाम पड़ा मैग्ना कार्टा। तो जब भी किसी देश के नागरिकों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं तो उसे मैग्ना कार्टा कह देते हैं। जैसे भारतीय संविधान में अगर हम मैग्ना कार्टा कहें तो आपको भाग 3 जो कि मूल अधिकार से संबंधित है वो आपको देखने को मिलेगा। किससे, तो हम उसे कह सकते हैं कि ये भारत के नागरिकों के लिए जो है क्या है, मैग्ना कार्टा। ऐसे ही भारत में एक लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है एक शाही फरमान प्राप्त हुआ। और ये शाही फरमान 1717 ईस्वी में फर्रुख शेर के द्वारा जो है प्राप्त हुआ, जो कि एक जो है मुगल बादशाह था। ठीक, तो वो उनके लिए जो है शाही फरमान था। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। चलिएगा आइएगा लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आप सभी के सामने, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि, अब भैया संसदीय स्वरूप का सबसे बड़ा लाभ कौन सा है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए, कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। बात गलत है जी गुरु जी, क्या है, बात गलत है। ठीक, कार्यपालिका विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से काम नहीं करते हैं। ठीक, वो भी थोड़ा सा जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, क्लियर है। हाँ, क्योंकि कार्यपालिका इस विधानमंडल में ऐसे समझ लीजिए कि केंद्र की सरकार जो है या फिर केंद्र की मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है वो राज्य की विधानसभा के जो है रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि कार्यपालिका विधानमंडल जो है दोनों स्वतंत्र है, जो मन में आए वो करें। ठीक, तो ऐसा नहीं है। यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है, ये भी गलत। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था ना
कि केंद्र की मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्य की मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यही बात जो है यहां पर कही गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। तो ये भी बात गलत है। ठीक है भैया, क्लियर है? अब क्यों गलत है ये? तो ये इसलिए गलत है भैया, निर्वाचन तो बाद में होता, उससे पहले तो बदल ही जाता ना। ठीक भाई, राष्ट्रपति अगर मृत्यु हो गई, त्याग पत्र दे दिया, महाभियोग के द्वारा हटा दिया, तो फिर राष्ट्रपति तो बिना इलेक्शन के भी बनेगा ना, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा। ठीक, राष्ट्रपति तो 6 मंथ में आएगा। ठीक, चाहे 1 मंथ में आ जाए, चाहे 2 मंथ में आ जाए, मगर रैंडमली उसकी पोस्ट को खाली तो नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये बात गलत है भाई। ठीक, चलिए आइएगा, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर भैया जो आपको बताया गया है, आइए आगे। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। इसी कारण संसदात्मक शासन प्रणाली को मंत्रिमंडल अथवा उत्तरदायी शासन प्रणाली भी कहा जाता है। कार्यपालिका द्वारा विधायिका का विश्वास खो देने के उपरांत सरकार का पतन हो जाता है। इस प्रक्रिया का यह श्रेष्ठ प्रतिनिधिक शासन का उदाहरण है। क्लियर? चलिए दीप सिंह जी, बहुत बढ़िया, लाजवाब, अल्टीमेट जो है आपका एफर्ट था, बहुत अच्छा लगा मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? आखिर एक ब्रिटेन के संसदीय मॉडल और एक भारत के संसदीय मॉडल में आपको क्या अंतर नजर आता है? ठीक, तो आपको बताना है। चलिएगा देख लेते हैं। जहां तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। तो बात तो सही है भाई, ठीक, बात सही है। ठीक, परिसीमित क्यों है? क्योंकि प्रोसेस है, जब तक राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक कुछ होगा ही नहीं। ठीक है जी, क्लियर है? और फिर कुछ चीजों में तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति भी चाहिए, तो ये भी चीज है। भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की पीठ को भेजे जाते हैं। बात ये भी सही है। ठीक, आपको पता हो कि 99वां संविधान संशोधन सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया था। क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। ये 99वां संविधान संशोधन जो है वो NJAC से संबंधित था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से। अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में किस प्रकार से जजों का अपॉइंटमेंट होगा, उससे रिलेटेड जो है एक आयोग बनाया गया था, उसके लिए एक अमेंडमेंट किया गया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया था। ठीक, बात तो सही है भाई। तो इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएंगे? फर्स्ट और सेकंड दोनों जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिएगा देख लेते हैं आंसर में क्या कह रहा है। आंसर में भी वही बात कही गई है जो हमने आपको बताई। जहां तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, क्योंकि ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित कानून को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, किंतु भारत की संसद विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है, क्योंकि भारत में संसद द्वारा निर्मित कानून को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिक से संबंधित मामले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जा सकते हैं। इस प्रकार भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाकर संसदीय सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है, परंतु इसके साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है वह उन विधियों या आदेशों को निरस्त कर सकता है जो संविधान के विरुद्ध हैं या फिर संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करते हैं। चलिएगा आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित कथनों में से उसको चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार की अंतर्निहित सिद्धांतों को अभिव्यक्त करता है। क्या करता है? अभिव्यक्त करता है। ठीक, आइएगा देखते हैं इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है मंत्रिमंडल के स्वरूप की सरकार को जो है अंतर्निहित सिद्धांतों को जो है क्या करता है? एक्सपोज करता है या फिर अभिव्यक्त करता है या फिर रिप्रेजेंट करता है। आइए, तो ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचनाओं को कम से कम करने की व्यवस्था
जिसके उत्तरदायित्व जटिल हैं तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। बात गलत है जी। ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, कोई लॉजिकल बात नहीं है। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। एकदम जी एब्सोल्युटली राइट है। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत? तो हमने जो है संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है और ये संसदीय लोकतंत्र की जो है ठीक एक जो है नायाब चीज है कि सरकार जो है जनता के प्रति सामूहिक रूप से जो है उत्तरदायित्व होती है। ठीक, अब जनता का मतलब जनता उन्हें चुनकर के जिस सदन में भेजती है उस सदन के प्रति उत्तरदायित्व। ठीक, जैसे केंद्र सरकार जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, राज्यसभा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक, क्यों? क्योंकि लोकसभा में और विधानसभा में जो सदस्य चुनकर के आते हैं उन्हें भारत की ही जनता चुनकर के जो है भेजती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। ठीक, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्वों को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करती है। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसमें सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? माने डिफरेंस जो है जो पैदा करता है वो की पॉइंट क्या है? आइएगा देखते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक, तो मुझे नहीं लगता कि ये होगा। ठीक, क्योंकि ये तो है ही नहीं, क्योंकि हमने पिछले जितने भी क्वेश्चन करे हैं उनके आंसर और उनके एक्सप्लेनेशन के बिहाफ पे भी अगर एनालिसिस करें तो सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होगा। हाँ, न्यायिक समीक्षा जरूर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ब्रिटेन में अगर वहां की संसद ने कोई कानून बनाया तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। भारत में अगर संसद ने कोई बनाया तो भैया उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, न्यायालय द्वारा इवन समाप्त तक किया जा सकता है। क्लियर? चलिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यायिक समीक्षा। क्लियर? चलिए आइएगा देख लेते हैं इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। आंसर आपने देख लिया। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसद शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु न्यायिक समीक्षा है। ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में संसद सर्वोच्च है, इसके द्वारा निर्मित कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, जबकि भारत में यदि संसद द्वारा निर्मित कोई भी विधि संविधान के असंगत है तो न्यायालय उसकी समीक्षा कर सकता है और उसे वैधानिक घोषित कर सकता है। तो जो चीज आपको बताई थी वही चीज जो है यहां पर कही गई है। चलिए आगे क्या कहा गया? संसदीय शासन प्रणाली में अंतर के अन्य प्रमुख बिंदु कौन कौन से? कहने का मतलब इनके अलावा भी जो है कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो इन दोनों में अंतर करते हैं। आइए देख लेते हैं। पहला है ब्रिटिश राजशाही के स्थान पर भारत में गणतंत्र पद्धति है। दूसरे रूप में भारत में राज्य का मुखिया राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में राजा मुखिया राजा या रानी जो है आनुवांशिक हैं अर्थात वंशानुगत हैं। इसके अलावा ब्रिटिश कैबिनेट व्यवस्था में छाया कैबिनेट एक अनोखी संस्था है। इसे विपक्षी पार्टी द्वारा गठित किया जाता है जिसमें सत्तारूढ़ दल के साथ संतुलन बना रहे हैं, जबकि भारत में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट है ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, जबकि भारत में प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्ति लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है, और अगर दोनों में से किसी से ना हो तो 6 महीने में बन सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है ब्रिटेन में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी होती है, जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट, ब्रिटिश व्यवस्था संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं और शक्तियों पर प्रतिबंध है, क्योंकि यहां एक लिखित संविधान है जिसमें संसद की शक्तियों को स्पष्ट वर्णित किया गया है। अंततः
यहां संसद नहीं वरन संविधान को जो है सर्वोच्च बनाया गया है। तो ना ही संसद, ना ही राष्ट्रपति, ना ही प्रधानमंत्री, ना ही उसकी मंत्रिपरिषद, ना ही राज्यपाल, ना ही सुप्रीम कोर्ट, कोई भी नहीं सुपीरियर बनाया गया है। सुपीरियर बनाया गया है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वही सबकी पावर ऑफ सोर्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इसके अतिरिक्त भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली पाई जाती है, जो कि संसदीय कानून की समीक्षा कर सकती है। क्या? न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक, तो ये एक बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, ये हमने यूएसए के संविधान से लिया है। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने डियर स्टूडेंट, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था जो है की गई है? आज जी लो, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हमने, अब आकर के पूछ रहे हैं ये कि किस प्रकार की जो है शासन प्रणाली। तो भैया साफ साफ है, संसदात्मक शासन प्रणाली जो है हमने अडॉप्ट की है, सिंपल सी बात है। आइएगा लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसदात्मक शासन व्यवस्था में आपको क्या देखने को मिलता है? ठीक, क्या चीज है जो आपको देखने को मिलेगी? आइएगा। ठीक, न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो भैया देखो, नियंत्रण तो नहीं लगा सकती, यहाँ दोनों अपने अपने क्षेत्र में बॉस हैं। ठीक, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण, मैंने कहा ना नियंत्रण तो लगा ही नहीं सकती। कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण, ये बात सही है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण, क्योंकि जो कार्यपालिका होगी, जो सरकार होगी, वही तो विधायिका में बैठ करके सरकार को चलाएगी। ठीक, तो क्या ये सही है? तो नहीं। ठीक, क्योंकि कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति क्या होती है? उत्तरदायित्व होती है। क्या होती है? उत्तरदायी होती है। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर। अब देखिए यहां पर क्या कर दिया, गेम खेल दिया है, विधायिका आगे ले आया, कार्यपालिका पीछे ले आया। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, बिल्कुल होता है भाई। क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको बताया कार्यपालिका विधायिका के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। क्या होती है? उत्तरदायी होती है। क्लियर। तो केंद्र सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्य सरकार राज्य के विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्लियर, चलिएगा आइएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली के स्थान पर ब्रिटेन के संसदीय स्वरूप को अपनाया। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि इस प्रणाली की सरकार में कार्यपालिका विधायिका के प्रति जो है नीतियों और कार्यों की दृष्टि से जिम्मेदार होती है, अर्थात जवाबदेही होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है भाई, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। और क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 30 में भी वही चीज, संसदीय शासन प्रणाली से संबंधित जो है आपको इनकी जो है सैद्धांतिक जो है संस्थगित जो है बतानी है, या फिर उनकी जो है हम कह सकते हैं कि उनका जो है महत्वपूर्ण बातें बतानी है उनकी, कि इनमें से वो बातें कौन कौन सी सही हैं, किससे रिलेटेड? संसदीय शासन प्रणाली से रिलेटेड। क्लियर। सबसे पहले कह रहा है मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, बात तो सही है। ठीक है जी, चलिएगा। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त है तब तक ही वे अपने पद पर बने रह सकते हैं, बात तो सही है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, बिल्कुल गलत बात है। राज्य का अध्यक्ष होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल होता है। जबकि मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष होता है वो होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो भैया ये वाली बात गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकंड, अर्थात ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा लेकर के चलते हैं। ठीक, तो आंसर आपने देख ही लिया। एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। यदि कोई मंत्री पद प्राप्त करते समय संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर जो है सदस्य बनना पड़ेगा, चाहे वो लोकसभा का बने चाहे वो राज्यसभा का बनता है। ठीक, सदस्य बनना पड़ेगा, एटलीस्ट ये फाइनल है। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त है तब तक ही वे अपने पद पर बने रह सकते हैं। यह सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। ठीक, तो जब तक मोदी जी को लोकसभा में बहुमत है तब तक मोदी जी की सरकार आपको जो है मजबूती के साथ जो है खड़ी
दिखाई दे रही है। ठीक इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में आप योगी आदित्यनाथ जी को देखेंगे तो जब तक उनके पास वहां की विधानसभा में बहुमत है तब तक उनकी सरकार जो है मजबूती से खड़ी हुई है। आइएगा नेक्स्ट, कथन थर्ड, यह सही नहीं है क्योंकि मंत्रिमंडल का अध्यक्ष जो है राज्य का अध्यक्ष नहीं होता है, बल्कि सदन का नेता देश राज्य का जो है शासन प्रमुख होता है, अर्थात प्रधानमंत्री संघीय संसद के निम्न सदन का नेता होता है। तो यहां पर जो है एक केंद्र को जो है एग्जाम्पल बना करके जो है बात कही गई है, और हमने जो आपको एग्जाम्पल दिया था वो राज्य का एक एग्जाम्पल देकर के बताया गया था। ठीक, तो बस आपको इतना करना है, जहां हमने आपको राज्यपाल बताया था अब वहां पर अगर राष्ट्रपति कर देते हैं, और जहां पर हमने आपको सीएम बताया था वहां प्रधानमंत्री कर देते हैं तो भी आपका सही है। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट वही है, बस नाम और किरदार बदले गए हैं। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आप सभी के सामने, और ये है आज की क्लास का आपका होमवर्क। ठीक, क्या है? होमवर्क। ठीक, चलिएगा, और जाने से पहले आपको फिर बताना चाहूंगा कि ऐसे दमदार कंटेंट का आपको अगर प्रिंटेड फॉर्म चाहिए और आपको वाकई में ही इस बार प्रीलिम्स निकालना है और ये आपकी जिद है, सपना है, तो हम अरिहंत परिवार, संपूर्ण परिवार जो आपके साथ खड़ा हुआ है अपनी एक बेहतरीन उपस्थिति के साथ, जिसका नाम है प्रीलिम्स पॉसिबल। तो हम बनाएंगे इस बार आपके प्रीलिम्स को पॉसिबल, चाहे वो आईएएस का प्रीलिम्स हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का पीसीएस का प्रीलिम्स हो। उस प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए जो है हमारे आज ही जो है प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज से जो है जुड़े। इसमें जो है मैं आपको भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन जो है करा रहा हूँ, बाकी के अदर सब्जेक्ट का अध्ययन जो है अलग अलग टीचर करा रहे हैं। तो आप अपने नजदीकी किसी भी बुक सेलर से अरिहंत पब्लिकेशन की रेड कलर की प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज की बुक जो है परचेज कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक, क्योंकि यहां पर आपको किसी प्रकार की पीडीएफ नहीं मिलती है, क्योंकि ये सारा कंटेंट आपको इस बुक में प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाता है। क्लियर? चलिएगा, इसी के साथ जो मैं अपने शब्दों को जो है समाप्ति की ओर लेकर के जाना चाहूंगा। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, एंड थैंक यू सो मच, एंड लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच।